बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जैन ग्रंथ मिलते, हम लोग कई बार कह देते कि कन्नड़ में भी हमने लिखा है, तेलुगु में भी हमारे ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ बंगाली में भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोचने जाते हैं, उसके नाम ढूंढने जाते हैं, तो हमारे मुंह पे मुश्किल से 10 नाम आते हैं। आज अगर एक छोटे से इंग्लैंड देश में शेक्सपियर जैसा एक नाट्यकार है और उसके साहित्य को जिस तरह से उसके देश ने रखा है, मुझे लग रहा है जैन आचार्यों जिन्होंने ये उपमति भव प्रपंचा लिखा, या फिर जिन्होंने सिरी भूवले माला लिखा, या जिन्होंने वसुदेव हिंदी लिखा, उनके साहित्य को हम संजो भी नहीं पाए हैं, नाम भी नहीं हम देख पाए हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बेसिकली ऐसा है कि नहीं, ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। किंतु साहित्य जीवन का सबसे पहला वो स्टेप है जो आपको मूल्य के प्रति, जो आपको अच्छे इंसान बनाने के तरफ ले जाता है। ज्ञान भारतम की बात होती है पूरे देश में, और ज्ञान भारतम की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान भंडार है। तो अगर ज्ञान भारत में सारे हस्तप्रतों को डिजिटलाइज किया जाए तो सबसे ज्यादा हस्तप्रत जैन में है। सबसे ज्यादा जो लेखन शैली हुई है, जो उसके बारे में चर्चा हुई, पुण्य विजय महाराज साहब ने जो काम किया है, थोड़ी सी उसकी भी बात मैं करूंगी। तो जो सबसे ज्यादा लेखन शैली किस तरह से होती थी, किस प्रकार से होती थी, तांबा पे होती थी, लकड़ी पे होती थी, तो वो जो सारी बातें उसके बाद कागज में आई, तो वो सारी बातें हमारे पास है। करीब 750 से ज्यादा होनी चाहिए ज्ञान भंडारों की संख्या, या उससे भी ज्यादा होगी। लाखों की संख्या में आज ग्रंथ है। ज्ञान भारत को पूरी 90% अगर डिजिटाइजेशन करना है तो वो जैनों के पास है। किंतु वहां पर जो भाषा है वो सिर्फ संस्कृत और प्राकृत नहीं है, वहां देवनागरी भी है, अपभ्रंश भाषाएं भी है। तो वो भाषा कहाँ है? हमारा युवा गुजराती, हिंदी, आज की जो भाषा है उसको भी नहीं पढ़ पा रहा है। क्या वो हमारी चिंता का विषय नहीं है? मुझे कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हमें संस्कृत प्राकृत तो आना ही चाहिए, किंतु हमारी जो आज हमारे घर में जो बोली जाने वाली भाषा है, वो भाषाएं भी धीरे धीरे जा रही है। लोग हिंदी में भी नहीं पढ़ पा रहे, लोग मराठी में नहीं पढ़ पा रहे, लोग गुजराती पढ़ नहीं पा रहे। तो वो सारे ग्रंथ जो आज से करीब 200 साल पहले लिखे गए हैं, वो ग्रंथों का क्या होगा? उसको कौन पढ़ेगा? इतने सारे ग्रंथ भंडार एक दिन में ही इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के लिए उसको मतलब सालों के साल निकल जाएंगे, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी भी हमने डेवलप नहीं की है। ये बहुत बड़ी चैलेंज कई बार मुझे ऐसा सताती है कि ये बीच में हमने जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के अंतर्गत हमने कुछ काम किया था और लेक्चर्स दिए थे। अर्पित भाई ने भी उसमें काफी लेक्चर्स दिए थे, अभय भाई यहाँ पर हो गए तो उन्होंने भी काफी लेक्चर दिए थे, रेणुका बेन ने। तो एक उद्देश्य ये था कि किसी तरह से जैन साहित्य के बारे में बताया जाए। जीतू भाई ने पता है कौन सा लेक्चर दिया? जैन धर्म के नष्ट हुए ग्रंथों के बारे में, कि वो हो गए हैं खत्म, और उस ग्रंथों के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। और उस समय ऐसा लगा कि काफी कुछ खो दिया है, लेकिन काफी कुछ संभालने की भी ताकत शायद हम में है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले जो आपके नजदीक में 100-150 साल या 200 साल में हुई भाषाएं है, उसको पढ़ाना, उसको समझाना, और वो पढ़ने वाला एक वर्ग तैयार करना भी आवश्यक है। यहाँ पर हमारे जेपल बेन है, अक्षिता बेन है, हमारे यहाँ एक युवा लेखिका है पिंकर, तो वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो काम कर रहे युवा, उनकी आयु 30, 35, 40 साल की है, और वो अपनी बात करना चाहते हैं। तो वो बात हम जब ब्रेक में उनसे सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा भविष्य तो बहुत सही सलामत है। हमें सिर्फ उनके साथ बैठकर थोड़ा समय निकालना है और उनकी हाथ की उंगलियां पकड़कर उनको वो ग्रंथ भंडार तक ले जाना है, क्योंकि उनको गुजराती आता है, उनको हिंदी आता है, उनको प्राकृत आता है। कि एक प्रदान, जो प्रदान के प्रति शायद ही हम 20 या 25% ही देख पाए हैं, और शायद देख भी नहीं पाए हैं, उसके प्रति देखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी एक आवश्यकता है कि संस्कृत और प्राकृत की जब बात आती है तो उसके साथ हमें रीजनल लैंग्वेज को भी थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि वो भाषाएं भी इतनी इंपॉर्टेंट। हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ उसी भाषा में है, तो वो तो हमारे लिए आवश्यक है। किंतु साथ में अगर हमारे जो भी पाठशाला है
उस पाठशाला में हम अपनी रीजनल भाषाएं पढ़ाए, कैसे भी करके उसको पढ़ाए कि नहीं ये आपको पढ़नी है, उसके लिए आपको जो स्कॉलरशिप देनी पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, वो करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे जो लहिया थे, लहिया की पूरी शैली थी, लहिया को बिठाते थे, लिखाते थे, और वो शैली आज नष्ट हो गई ऐसा मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आज भी हमारे आचार्य भगवान कहीं ना कहीं वो ग्रंथों को लिखने का कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काम चल रहा है। वो स्वर और व्यंजन लिखते थे, क ख ग, तो उनकी कुछ मान्यता थी कि ये अक्षर के पास उनको अटकना नहीं है। तो वो क्या करते थे कि क पे नहीं अटकेंगे, क्योंकि क का मतलब होता है कट जावे, ख मतलब खा जावे, ग मतलब गरम होवे, चल मतलब चल जावे। तो ये सारे मूलाक्षरों के पास वो लोग नहीं अटकते थे। वो लोग सिर्फ कहां पर अटकते थे, तो कहता है घ, ज, ट, ड, त और व, खास करके व, ऐसे ही मूलाक्षरों पर वो अटकते थे। तो एक लेखन की भी जो एक अलग अलग रसप्रद बातें हैं, और लेखन में जो अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी जाती थी, त्रिपाठ, पंचपाठ, उसमें मुझे एक बहुत ही रसप्रद लगा, वो सुंड नाम का एक टाइप था। तो सुंड मतलब क्या कि हाथी की सुंड की बैठे वो पूरा सलन ऐसा लिखा जाता था, उसमें बीच में कोई भी विवरण नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे पढ़ना है, अंक आएंगे, मतलब 4 और 17। तो 4 मतलब क ख ग घ, और फिर दूसरा जो अक्षर आएगा जो र जहां पर है, तो वो 2 मिलाकर अंक आएंगे। अंक के आधार पे आपको वर्णमाला तक जाना है, वर्णमाला के आधार पे आपको वो सॉल्व करना है। लेखन पद्धति के कुछ जो क्लासेस होते हैं उसी में ये बात पढ़ाई जाती है, किंतु ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसको हमें बताना चाहिए। एक चित्र पट्टिका है हमारी, और वो 13वीं सदी की चित्र पट्टिका में हमें वो जैसलमेर में मुझे देखने को मिली, उसमें जिराफ का चित्र है। तो सोच में पड़ गई कि जिराफ तो भारत का है ही नहीं, भारत का पशु नहीं है वो, तो उनको कैसे वो पता चला होगा, कैसे वो आया होगा, उन्होंने उस समय क्या पढ़ा होगा। तो वो सारी चीजें भी एक रिसर्च के प्रति हमें ले जाती है। और अंतिम बात, जो चीनी जो प्रवासकार आए उसमें कुछ लेकर गए, हमारे कुछ किताब वो लेकर गए, किंतु एक ऐसे ही प्रवासी था, उन्होंने हमारे साधर्मिकों को घर से किताब ली। तो किताब उस समय इजीली अवेलेबल थी, और वो बात भी 16 या 17वीं सदी की है कि 16वीं 17वीं सदी में जब ऐसा कहा जाता था कि अभी तो प्रेस वहां इंग्लैंड से आया है, किंतु वो किसी साधर्मिक के घर से काफी किताबें लेकर गया था। तो उसको इतनी सारी किताब कहां से मिली होगी, कैसे उसने ये सब पाया होगा। तो ये इतिहास में ये सारी जो बातें हैं, और ये एक जो प्रदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें करने की इच्छा होती है इस मंच पे, क्योंकि ऐसा एक मंच है जहां लोग कम होते हैं किंतु एक 100 के बराबर होता है, और एक जो 100 के बराबर होता है कि लगता है कि यहाँ हर कोई सुन रहा है, मतलब पीछे भी देखे आगे भी देखे तो कोई सुन रहा है, और जिसको मुझे जो कंसर्न है वो कंसर्न उनकी भी है। तो जब दोनों की कंसर्न होती है तो दुखियारा देश कहे एवी हालत है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ।